हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। शंकर नमामि, शंकर नमामि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। जैसा कि आपको विदित है, समर संघ की ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जूम पोर्टल पर तमाम संगतियां लग रही हैं। साथ ही साथ तमाम गांवों में, डिस्ट्रिक्टों में, जिले में, प्रदेशों में, देश ही नहीं बल्कि तमाम अदर कंट्रीज में भी समर संघ की संगतियां बहुत तेजी से लग रही हैं। और समर संघ का कॉन्सेप्ट सभी समूहों के समझ में आ रहा है और साथियों को समझाने का काम कर रहे हैं। और तमाम समर संघी भाई बहन बुजुर्ग और बच्चे समर संघ से जुड़ रहे हैं। और साथियों, देखते ही देखते ये समर संघ का कारवां 5 मई 2021 से पुनः स्टार्टिंग हुई थी। और आज देखते देखते लगभग भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक इसकी अप्रोच हो चुकी है। और इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि जिसके समझ में आता है लगभग लगभग वह संघ के कॉन्सेप्ट से सहमति हो जाता है। आज तक भी कोई भी साथी ऐसा नहीं मिला जिसके क्वेश्चन का जवाब संघ ने ना दिया हो, या संघ क्वेश्चन किया हो और संघ के पास जवाब ना हो। तो ये समर संघ की बहुत बड़ी सफलता है। और इसके पीछे जो है उसके 10 गोल्डन रूल्स हैं। समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स, ये इसकी बैकबोन है। ये इसको मजबूती प्रदान करती है। ये वैसे ही है जैसे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए एंटीवायरस अपलोड करना पड़ता है। उसी तरह समर संघ को सेव करने के लिए 10 गोल्डन जो है वो एंटीवायरस का काम करते हैं। समर संघ विचार ही नहीं देता है, एक पुरातन पहचान देता है, एक अमिट पहचान देता है, एक ऐसी पहचान देता है जो आपके जन्म से आपके साथ चलती है और आप मरने के बाद भी आपकी पहचान को खत्म नहीं होती। ऐसी पहचान है मैं समण हूँ। समण पहचान बहुत ही अमिट पहचान है। ये कभी खत्म नहीं की जा सकती, कभी बदली नहीं जा सकती। बहुत ही जबरदस्त पहचान ये समर संघ देता है। ये पुरातन पहचान है। भारत में पूर्व में जब 2500 वर्षों से पूर्व से ही सिर्फ समण सभ्यता ही भारत में स्थापित थी। समण लोग ही भारत में रहा करते थे। बाद में इसके साथ साथ पैरेलल ब्राह्मण सभ्यता भी डेवलप हो गई। लेकिन समण की एक प्राचीन सभ्यता है और समण तमाम इस भारत के शासक रहे हैं। जब भारत के शासक समण थे तब ये भारत को महाभारत कहा जाता था। जब इसका क्षेत्रफल भी आज से लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक था। उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तमाम हमारे महासमण ऐसे हुए जो बहुत बड़े सम्राट अशोक जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तमाम ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपने आप को स्थापित किया विश्व में और एक पहचान दी भारत को। और भारत की पहचान पूरे विश्व में हो गई। तो इस तरह से साथियों, समण लोग जो थे समता में रमण करते थे, मानव मानव में विश्वास करते थे। दोनों सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ प्रत्येक शनिवार को शनिपात बाहुल्य करते थे, साथ में बैठ के संग संग में चर्चा करते थे। और जब भी कोई काम करना होता था तो सब स्वेच्छा से अपना दान के रूप में इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन कर कर और फिर काम करते थे। चंदा कभी ना हमारे समणों ने पहले कभी लिया ना आज कभी लिया है। समण लोग कभी चंदा लेने के काम नहीं करते। तो समर संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम, क्योंकि समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अलग थलग से हैं। लोगों को फर्स्टली जब सुनते हैं तो लगता है कि ऐसा कैसे संभव है। मैं बता दूं साथियों, मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और जब मैं फर्स्टली समर संघ से मेरा परिचय हुआ, जब उस टाइम समर संघ नहीं था बल्कि बी द पीपल था। और बी द पीपल के बाद में ये समर संघ ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन जब इसके 10 गोल्डन रूल्स थे उसमें कई चीजें ऐसी थी जो डाइजेशन वाली नहीं थी, बाहर थी, जो हमने भी सोचा था कि संभव नहीं होगा। ऐसा लगता था कि भाई बिना पैसे के काम कैसे चलेगा, बिना पद प्रतिष्ठा के काम कैसे चलेगा, बिना नेता के काम कैसे चलेगा, ये तो संभव ही नहीं है। हमने कभी देखा नहीं। क्योंकि साथियों, मैंने खुद
2010 से कई संगठनों में काम किया और बहुत बड़े स्तर पे काम किया और 100% काम किया, लगातार काम किया। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो गई, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हो गई, अब अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ हो गया, बीएसएस हो गया, और भी तमाम ऐसे संघ हैं जिन पे वामसेफ हो गया, जिसमें हमने तमाम काम किया। लेकिन काम तो बहुत किया, सैकड़ों सैकड़े बसें हमने ले जाने का काम किया, पहुंचाने का, तमाम लाखों लाखों रुपया हमने चंदा का इकट्ठा करके राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया, संगठनों को दिया। इसके अलावा हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठा करके हमने दिल्ली, लखनऊ और अन्य जहां भी संगति लगती, जहां भी मीटिंग्स लगती थी, वहां पे हमने ले आने का काम किया। लेकिन साथियों, रिजल्ट कहीं नहीं मिला। तमाम मेहनत करने के बाद भी ये पाया कि भारतीय संविधान को लागू हुए आज 74 वर्ष हो गए और सभी क्रांतिकारी साथी बिना रुके मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं आता दिखाई दिया। बल्कि देखने में तो ये आया कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने चार चार बच्चों का बलिदान देकर हमें संविधान में जो हक अधिकार दिए, जो आरक्षण दिया, जो प्रतिनिधित्व दिया, वो तक भी हम नहीं बचा पाए। और आज स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता अपनी बात को भी रखने से घबराता है। तो ये स्थिति डेवलप हो गई। हमने देखा कि जितनी तेजी से हम काम करते हैं, जितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, उतना ही समाज को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब चीज चिंतन और मंथन किया तो पता ये लगा साथियों कि जितना बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित तो हम हो गए, काफी संख्या में हो गए, हालांकि अभी बहुत लोग शिक्षित होना बाकी हैं। लेकिन जितने भी शिक्षित हो गए, फिलहाल शिक्षित हो गए, लेकिन संगठित नहीं हो पाए। तमाम संगठन ये के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय लीडर अक्सर ये आह्वान करते पाए जाते हैं, आओ इकट्ठा हो जाओ, आओ इकट्ठा हो जाओ। एक एक संगठन 50-50 संगठन को इनवाइट करता है, आमंत्रण करता है, और वे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच भी जाते हैं और एक साथ मिलकर बड़ी बड़ी बड़े बड़े मंच सजाते हैं। 50-50 संगठन मिलकर 50 पदाधिकारी मंच पर बैठ जाते हैं और 1500 की संख्या के लोग वहाँ नीचे बैठ जाते हैं और फिर इकट्ठा होने की बातें करते हैं, बहुत बहुत अपने आप में दावे प्रस्तुत करते हैं, बहुत लंबे लंबे चौड़े विचार रखते हैं। लेकिन जब उनसे पूछो कि आपका विचार क्या है, तो विचार का ही पता नहीं चलता कि उनका विचार क्या है। बस बोलते रहते हैं, पूरे दिन भाषण करा लो, भाषण करते रहते हैं, विचारधारा का पता नहीं। सभी संगठन कहीं आपस में जुड़ नहीं पाते। जैसे ही बड़ी बड़ी बातें करी, हम ये हैं, हम एक हैं, और मंच से उतरते ही जैसे धूल झाड़ते हैं वैसे ही कपड़ों को झाड़ते हुए उतर जाते हैं। और फिर वही संगठन एक दूसरे संगठन की टांग खींचने में लग जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने में लग जाते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी करते हैं। तो इस तरह से खाली आज तक भी कोई भी संगठन, मैं खुद तो नहीं देख पाया कि कोई संगठन दो मिलकर एक हो गए हों, ऐसा कभी नहीं देखा। क्योंकि संगठन की प्रवृत्ति है, संगठन का में चार पदाधिकारी होते हैं, एक उनका लीडर होता है, वह चारों मिलकर संगठन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बायलॉज बनवाते हैं, एक खाता खुलवाते हैं, और फिर चंदा वसूलने निकल जाते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर पैसे से कुछ काम करते हैं, बाकी धन इकट्ठा कर लेते हैं। लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाता है, तो उसका राष्ट्रीय नेतृत्व जो लीडर होता है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है। वह सोचता है कि ये पैसा मेरे द्वारा, मेरे मेहनत की कमाई से, मेरे गाढ़े खून खर्च करने की कमाई से ये मैंने इकट्ठा किया, तो मैं इसको जाया कैसे जाने दूं। तो वह उस पर जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका परिनिर्माण ना हो जाए। उसके साथ में कोई नीचे कोई साथी जो जिसके अंदर पोटेंशियल क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसको मौका नहीं मिलता, तो मजबूरन वह दाएं से या बाएं से कोई नया संगठन बना के फिर निकल आता है। इस तरह से 74 वर्षों में 29 लाख संगठन हमारे भारत में बन गए। यानी कि कहा जाए तो बाबा साहब के लोगों ने 29 लाख टुकड़े कर डाले, जबकि बाबा साहब स्वयं ने 6743 जाति को SC ST OBC में इकट्ठा करने का काम किया। माननीय काशीराम जी ने SC ST OBC समाज को भी बहुजन समाज बनाने का काम किया, और जब बहुजन समाज बना, जब संघ बना, तो हम सत्ता में भी आए। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी सत्ता में का स्वाद चखा, हम लोग पगला गए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हमारे जाग गए,
और अपने अपने स्वार्थों के चलते, अपने को चमकाने के चलते हम लोगों ने फिर छोटे छोटे एजेंडे पकड़कर तमाम संगठन बना डाले, लाखों संगठन बना डाले। और फिर हम बात करते हैं कि हम महापुरुषों का काम करते हैं, हम मिशन चलाते हैं, हम अपने मिशन के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कर उल्टा रहे हैं। सारे महापुरुषों की विचारधारा एक है, लेकिन कोई कहता है मैं बाबा साहब की विचारधारा पर काम करता हूँ, कोई कहता है मैं संत कबीरदास जी की विचारधारा पर काम करता हूँ, कोई ज्योति फुले की विचारधारा पर काम करने को कहता है, कोई रविदास जी की विचारधारा पर काम करने को कहता है, कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी संप्रदाय का, कोई किसी जाति का, कोई किसी मजहब का, और सब अपने अलग अलग झंडे, अलग अलग डंडे, अलग अलग मंच, अलग अलग बैनर, अलग अलग एजेंडे लेकर चल रहे हैं। जबकि महापुरुषों ने हमेशा एक ही विचारधारा की, जुड़ने और जोड़ने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए, संगठित रहने के लिए, लेकिन वो आज तक हम कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम अपने चीज़ों में उलझे रहे। तो हमारे संगठन की ये प्रवृत्ति है संगठनों की कि वह उसमें एक नेता होता है, और एक नेता दूसरे नेता की के स्वाधीनता या अधीनता में या उसके साथ काम नहीं कर सकता। वो कहता है आ जाओ लेकिन मेरे संगठन के नीचे आ जाओ, दूसरा लीडर कहता है आ जाओ लेकिन मेरे संगठन के नीचे आ जाओ। तो इस तरह से संगठन कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इनकी प्रवृत्ति वैसी है जैसे तेल और पानी, तेल और पानी जैसे कभी इकट्ठे नहीं होते, वैसे ही ये संगठन भी कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ना हो पाते हैं, ना हो पाएंगे। तो साथियों, मैं बता दूं कि मैंने बहुत संगठनों में काम किया, लेकिन फाइनली मैंने संघ को जब जाना, संघ से जुड़ा, तो इसमें डीपली समझा। तो शुरू में मैंने भी इसमें तमाम क्वेश्चन मार्क लगाए कि भाई बिना पैसे के कैसे हो सकता है, बिना पद के कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसको डीपली जाना और जब ये समझा कि संघ ये किसी व्यक्ति की उपज नहीं है, प्रकृति की उपज है, स्वतः ही डेवलप हुई है। आपने देखा होगा जैसे कि जब जानवर जंगल में होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो भी संघ में होते हैं। वृक्ष जब वन में होते हैं तो वो भी संघ में होते हैं, इकट्ठे होते हैं। पहाड़ भी जब संघ में होते हैं तो इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से जब इकट्ठे होते हैं तो सुरक्षित होते हैं। जो पेड़ वृक्ष अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं उनको वन कहा जाता है, तो सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। पहाड़ जो इकट्ठे होते हैं तो उन्हें भी सरकार प्रोटेक्ट करती है। और एक दो होते हैं तो उनका तोड़ कर उनका पत्थर उनका यूज कर लिया जाता है। जानवर भी जब इकट्ठे होते हैं तो कोई भी उनका शिकार नहीं कर पाता, और जब अकेले होते हैं तो कोई भी गीदड़, भेड़िया, शेर तक का भी शिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से सब प्रकृति ने ऑलरेडी उनको सिखाया है कि संग में रहना है, संग संग रहना है, संग में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, संग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो वहीं से ही ये चिंतन और मंथन किया साथियों ने, और चिंतन मंथन करने के बाद इस सोच पे निकले कि आखिर ये इसकी समस्या क्या है और समस्या का सुधार क्या है। तो ये रियलाइज किया कि समस्या को डायग्नोज किया जाए, इसका अल्ट्रासाउंड किया जाए। तो अल्ट्रासाउंड करने पर ये निकल के आया कि जो समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं, वे हमारे समाज में बीमारियां थीं, जिनको जिनको समर संघ ने अपना बैकबोन बना के, अपना एंटीवायरस बना के, उसको अपनी अपनी ताकत बना के प्रस्तुत किया है। वो 10 गोल्डन रूल्स, ये वो 10 गोल्डन रूल्स हैं जिसकी वजह से हमारे समर समाज कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाया, और हुआ भी तो उसको नुकसान हो गया। तो वो इन सब के कारण ही हुआ। मैं सूक्ष्म में आपको बता दूं, जैसे कि 10 गोल्डन रूल्स में नंबर 1 है केवल समण। अक्सर देखा गया कि हमारे सिस्टम में बहुजन समाज तो बना, लेकिन समणों के साथ जब बमड़ आए तो बमड़ों ने सेंध लगानी शुरू कर दी, और उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई शुरू कर दी। और समण मतलब सच्चे लोग, मानव मानव में भेद ना करने वाले, किसी भी आधार पर ऐसे लोग को उन्होंने धीरे धीरे बगला दिया। और बगलाने का असर ये हुआ कि समणों में टुकड़े कर डाले, और टुकड़े करके उनको कमजोर कर दिया। इसलिए संघ ने कहा है कि इसमें केवल समण आ सकते हैं जो मानव मानव में भेद ना करते हों, सब में समता में विश्वास करते हों, और एक कर्म में विश्वास करते हों, साइंटिफिक लोग। तो ऐसे लोग ही इसमें आ सकते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तमाम हमारे संगठनों को ये आदत लग गई, जो कभी कभी हुआ नहीं करती थी। हमारे पूर्वज जो समर्थ थे उनको कभी आदत नहीं थी चंदा वसूलने की। बिना चंदे के बड़े से बड़ा काम वो आपस में मिलकर कर लिया करते थे। लेकिन अब हमारे समड़ों को आदत लग गई है चंदा बटोरने की, चंदा इकट्ठा करने की, चंदे का धंधा करने की, अपनी दुकानें भरने की। तो ये सब लग गई है। इसकी वजह से हमारे संगठन में टुकड़े पर टुकड़े, टुकड़े में टुकड़े होते चले आते हैं, और बढ़ते चले आते हैं, और आपस में झगड़ा होता रहता है। एक खाता खोलते हैं,
उसमें बस उसमें इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं, बाकी सब इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके लिए झगड़ते रहते हैं, किसका मालिक मैं बनूंगा, किसका मैं बनूंगा। दूसरी बात, जातीय अभ्यास कभी नहीं। अक्सर देखा गया तमाम संगठन हमारे जातियों के आधार पर बन गए, लोगों को गर्व करना सिखा दिया, जबकि जाति का कोई मतलब नहीं होता। जाति आपका काम होता है और काम को ही आपकी पहचान जो होती है वही आपकी जात होती है। तो वही जो आपकी पहचान, जो आपकी जात, जहाँ से उत्पत्ति हुई हुई आपकी, वही आपकी जात, वो आपकी पहचान है। तो उसको जाति बना दिया, जबकि जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ हवा में पाई जाती है। जब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब तक ये व्याप्त रहेगी, अस्तित्व में रहेगी, और जिस दिन इसकी प्रैक्टिस खत्म कर देंगे जाति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि साथियों, हम खत्म करेंगे तो किसको करेंगे? कोई सॉलिड चीज होगी जिसका कोई अस्तित्व होगा। जैसे फोन है, इस फोन का अस्तित्व है, इस फोन को हम खत्म कर दे तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब जाति है, तो जाति तो कहीं पाई नहीं जाती, वो तो एक सिर्फ दिमाग में पाई जाती है और वो ही विचार में पाई जाती है। यदि हम सॉफ्टवेयर को स्कैन कर दें तो जाति का कहीं आता है पता ही नहीं है। तो इसलिए जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर जाति के अभ्यास को हमें खत्म कर देना चाहिए। इसलिए समर संघ ने तय करा कि जाति का अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि हाँ, लाखों लाखों संगठन जातियों के आधार पर लोग हमारे समूहों ने बना दिए, और फिर जाति के आधार पर जब संगठन बन जाएंगे तो इकट्ठा हम नहीं हो सकते। अगला है केवल संघवाद। अक्सर तमाम संगठनों में देखा है कि एक चार लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं। एक राष्ट्रीय नेता होता है और वह जो है वो आदेश कर देता है कि ऐसे करना है कि वैसे करना है, भेड़ की तरह हाँक देता है और सब समाज उससे हाँक जाता है और फिर किसी को जाकर बेच आता है। तो इस तरह से अब तक यही हुआ है कि हमारे भोले वाले समाज को लोगों ने बेचने का काम किया है, भीड़ की तरह इकट्ठा किया और कहीं भी बेच डाला। तो अब जो है, इसमें कोई व्यक्तिगत किसी की बात को नहीं माना जाता, किसी का व्यक्तिगत आदेश नहीं चलता, इसमें संघ का आदेश चलता है। संघ जब तय करता है कि हम सब संघ जब ये तय करता है कि हम सब मिलकर हमारे कल्याण के लिए कौन सा स्टेप सही होगा, और वो सबकी सहमति से जब होता है तो उसको उसके आधार पर वो संघ का आदेश बनता है, फिर उस पर काम किया जाता है। अगला है साथियों, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। अक्सर देखा गया कि तमाम पद प्रतिष्ठा मंच और माला के लिए तमाम झगड़े होते देखे होंगे आप लोगों ने। मैंने खुद देखे हैं, मैं भी 10-12 साल हो गए काम करते हुए। तमाम पदों के आधार पर टुकड़े होते हुए संगठनों के हमने देखे हैं। प्रतिष्ठा के मंच नहीं मिला तो झगड़े होते हमने देखे हैं। मंच ने माला नहीं डली तो फिर झगड़े होते हमने देखे हैं। तो इस तरह के तमाम हमने झगड़े देखे। तो संघ में इस बीमारी को भी खत्म कर दिया गया। संघ में ना तो पद होता है, न पद प्रतिष्ठा होती है, न मंच होता है और न माला होता है। तो ये बीमारी संघ ने खत्म कर दी। पंजीकरण कभी नहीं। दोस्तों, पंजीकरण हमेशा, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, हमेशा किसी व्यक्तिगत वस्तु का होता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी का भुगतान करता है या कोई सेवा देता है या उसके बदले जब लेता है तो वो उसका नाम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि मान लो मैंने गाड़ी खरीदी, उसका पेमेंट मैंने किया तो मेरे नाम उसका रजिस्ट्रेशन होना है। मैंने कोई प्लॉट खरीदा तो उसका पेमेंट मैंने किया तो उसका नाम रजिस्ट्रेशन मेरे नाम होना है। ये समर संघ नेचुरल है। जैसे धम्म, बुद्ध का धम्म नेचुरल है, वैसे ये समर संघ भी नेचुरल है। तो इसका कोई मालिक हो नहीं सकता। 120 करोड़ पब्लिक समर इसके मालिक हैं, तो इसका कोई मालिक नहीं है, तो इसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम होगा? तो इसलिए इसका रजिस्टर नहीं हो सकता। अगला दोस्तों, संघ आदिदेश सबसे ऊपर। कोई व्यक्ति कितना ही प्रतिभाशाली आ जाए, कितना भी इम्प्रेसिव, कितना भी क्या कहते हैं प्रेशर वाला आ जाए, लेकिन उस वो उतना ही बात मानी जाएगी जितनी सामान्य व्यक्ति की मानी जाएगी। क्योंकि इसमें सभी साथी संघ में बैठते हैं, संघ में बैठ के चर्चा करते हैं, सभी लोग प्रस्ताव ला सकते हैं जो स्पोक्स होते हैं। फिर उसमें से जिसकी बात को सही करेगा और सहमति से पास होगी, संघ में पास होगी, वह फिर संघ का आदेश बन जाता है। फिर वही संघ का आदेश को सभी साथियों को मान्य होता है। संघ में कोई विपक्ष नहीं होता, तो इसलिए संघ का आदेश सबसे ऊपर होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाता। संघ राजनीति में क्यों नहीं जाता दोस्तों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि संगठन पहले बड़े बड़े काम करते हैं और काम करते करते आते आते जब उनका संगठन मजबूत हो जाता है तो वह अपनी आइडियोलॉजी से भटक जाते हैं और वह कहीं ना कहीं या तो किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, या अपने आप को दूसरे को बेच देते हैं, या दूसरे किसी पार्टी का पट्टा अपने गले में पहन लेते हैं, या खुद अपनी पार्टी बना के बैठ जाते हैं। और जो बेसिकली जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे, जिस मिशन को लेकर चले थे, उस मिशन से, उस विचारधारा से वो भटक जाते हैं। क्योंकि साथियों, राजनीति की कोई विचारधारा नहीं होती। राजनीति की सिर्फ एक विचारधारा होती है, सत्ता में बने रहना, सत्ता में रहना।
तो साम दाम दंड भेद की विचार राजनीति सत्य उसकी होती है आइडियोलॉजी राजनीति की। तो राजनीति हमेशा साम दाम दंड भेद पर चलती है दोस्तों, तो इसलिए उसकी विचारधारा कोई हो नहीं सकती और वह कभी टिक भी नहीं सकती। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं, ये राजनीति का एक उसकी क्वालिटी है। तो इसलिए संघ की स्वयं की एक विचारधारा होती है, एक एक मिशन होता है, तो वह उससे नहीं हट सकता, उससे नहीं देख सकता, चाहे खसर कुछ भी हो जाए। तो इसलिए संघ जो है अपनी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, विचारधारा पर काम करते हैं, वह कभी नहीं डिगते नहीं। इसलिए संघ कभी राजनीति में नहीं जाते। हाँ, यदि कोई साथी, कोई समण भाई या बहन कोई भी राजनीति करने की अभिलाषा रखता है तो वो संघ से अनुमति लेकर जा सकता है। चाहे समर संघ में उसने काम किया हो तब भी, तो भी लेके जा सकता है वो। और जब वो लेके जाएगा तो निश्चित रूप से वो समर संघ में जब काम किया होगा तो संघ के अकॉर्डिंग ही राजनीति करेगा और संघ को बढ़ाने का ही काम करेगा, संघ की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो संघ में उसके प्रति घातक का प्रस्ताव लाया जाएगा और घातक में उसको संघ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रस्ताव, पूरा सिस्टम है दोस्तों। संघ घातक की संघ में वापसी कभी होती नहीं, और एक बार किसी ने संघ घातक कर दिया, संघ के आदेश की अवहेलना कर दी, या संघ को नुकसान पहुंचाने का काम किया, या संघ के आदेशों के विरुद्ध काम किया, तो संघात का उसमें प्रस्ताव लाया जाता है। और उस पर सिद्ध यदि हो जाता है तो वो क्या, उसके बच्चे भी उसमें संघ में नहीं आ सकते। ये भी कड़वा सख्त नियम है। अगला है दोस्तों 10वां नियम। जो उपरोक्त जो 9 विनय के नियम है वह संघ के आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। ये एज इट इज रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि समय परिवर्तन का नियम है, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना होता है। तो समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करना होगा तो इसमें कुछ नियम ऐड तो हो सकते हैं, लेकिन जो हैं वो खत्म नहीं किया जा सकते, उनको अमान्य नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। ये इस समर संघ का रियल है। और साथियों, जैसे कि आपको बता दें, आज समय की मांग है। आज वर्तमान में स्थिति परिस्थिति और दृष्टि को रखते हुए ये आज की डिमांड है, मांग है कि हमको एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आना ही होगा, एक विचारधारा खड़ा होना होगा। क्योंकि जब हम इकट्ठे होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। जिनके संग मजबूत होते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, जिनके संग मजबूत नहीं होते उनको कोई भी मसल सकता है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिनके संग मजबूत होते हैं उनके पास चलकर सत्ताएं जाती हैं और पूछती हैं कि बताइए आप कौन सा एजेंडा आपका लागू करना है। सत्ता चाहे आपकी समड़ों की हो, सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन संघ जिनके मजबूत होंगे, सत्ताएं आकर खुद पूछेंगी कि बताइए आपका क्या आदेश है। ये बात आप निश्चित समझ लीजिए। तो 2 अप्रैल 2018 की घटना आपने देखी, उसमें कोई संगठन नहीं था, सारा संघ मिलकर उन लोगों ने संघ बनाया और संघ में काम हुआ। तो आपका SC/ST एक्ट जो है, जो कि खत्म, नेल एंड वाइट कर दिया था, उसको सरकार को वापस करना पड़ा और सरकार को बैकफुट पर जाने पड़ा। किसान यूनियन के तमाम संगठन जो अलग अलग काम कर रहे थे, जब तक उन्होंने अलग अलग संगठनों में काम किया, सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ा। जब सारे संगठन मिलकर इकट्ठा हो गए, उन्होंने संघ बनाया, तो आप समझ लीजिए सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, जब हमारा भारत देश जब आज़ाद हो रहा था, आज़ाद करने के लिए जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो उस टाइम भी हमको हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठा होना पड़ा। और इकट्ठे जब हुए तो देखिए अंग्रेजों को भी भागना पड़ा। इस तरह से आप तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब लोग संघ में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, संघ संघ होते हैं, तो आप ताकत में होते हैं। फिर आपसे बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने कुछ नहीं कर सकती और उसको निस्तानाबूद होना ही पड़ता है। ये आप निश्चित जान लीजिए। तो इस तरह से साथियों इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत काफ़ी आपका समय लिया होगा, आपको काफ़ी समय हो गया। मैं लास्ट बात बता के बात को ख़त्म करूंगा कि देखिए, ये आप निश्चित जान लीजिए सर सभी लोग कि ये साइंटिफिक धम्म पर आधारित है, 100% साइंटिफिक है और नेचुरल है। ये किसी ने बनाया नहीं है, इसका कोई मुखिया नहीं है, कोई नेता नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग ये अपना आचरण करता है। और समय के अनुसार संघ ही इसमें जो काम स्टेप, हर स्टेप का निर्णय संघ लेता है। संघ में जो तय होता है वही निर्णय आगे के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। संघ में जो तय होता है वही संघ के कानून बन जाते हैं। जैसे कि भारत की जो संसद है उसमें जो कानून बनते हैं और वो पूरे देश पे लागू होते हैं, वैसे ही समर संघ के अंदर जो उसका हाउस लगता है, उसमें जो भी सब प्रस्ताव साथी रखते हैं, जो भी स्पोक साथी होते हैं, और वह जब प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर जब सबकी सहमति बन जाती है, जिन जिन प्रस्तावों पर, वही संघ का आदेश बन जाते हैं, वही संघ का कानून बन जाते हैं। उस पर सारे समर भाई, हमारे बहनें और सभी उसमें काम करते हैं। तो इस तरह से समर संघ अपना काम करता है। आज वर्तमान में, जैसे कि आपने कहा, समय के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं करता, समय उसको बदल देता है। आपने देखा HMT घड़ी कभी बहुत ही हाईलाइट रहा करती थी, अब उसका आज कहीं
कहीं देखने को नहीं मिलती। उषा सिलाई मशीन आपने देखी पहले, कभी बहुत नाम था उसका, आज वो देखने को नहीं मिलती। नोकिया फोन आप देख लीजिए वर्तमान में, पहले कितना था, किसी के पास, कोई व्यक्ति के पास अगर ये फोन है तो नोकिया है, नोकिया नहीं तो फोन ही नहीं है। आज किसी भी साथी के पास कोई हाथ में नोकिया फोन दिखाई नहीं देता। मतलब साफ है दोस्तों, समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। किसी टाइम समय था जब हमारा संगठन से भी काम चल रहा था, आज लेकिन संगठन से काम चलने वाला नहीं है। आज वर्तमान में जो समय है वो संघ में ही काम करने से है, मतलब इकट्ठा होने से ही है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उसमें बाबा साहब ने पूरा का पूरा जो संविधान बहुत ही विस्तृत और बहुत ही शानदार संविधान है, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, बी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब ये स्पष्ट बात है कि कोई भी संविधान की ताकत जो है वो उसकी जनता में नहीं होती है, जनता में होती है, लोगों में होती है। और भारतीय संविधान खुद ये बात कहता है कि यदि आप 51% हो जाइए और फिर आप 51% हो जाएंगे तो संघ, जैसा संघ को आप आदेश करेंगे, संविधान को आदेश करेंगे, संविधान आपकी बात मानेगा। क्योंकि संविधान ये कहता है आप 51% हो जाइए और आप इस देश पर काबिज हो जाइए, और काबिज होकर आप मुझे आदेश करिए कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए आप ये बात निश्चित समझ लीजिए कि आपको जिसका संघ मजबूत होगा, जिसका संघ सबसे बड़ा होगा, वही वही के अकॉर्डिंग ही ये संविधान भी चलेगा। तो इस ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। भारत का संविधान बहुत ही शानदार संविधान है, बहुत ही लचीला और बहुत ही कठोर भी है, और बहुत ही विस्तृत भी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इतना अच्छा संविधान हमें मिला है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा भी था, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके चलाने वाले लोगों की यदि नीयत ठीक नहीं है तो वह खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन वहाँ के जो चलाने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, उनकी यदि मानसिकता और सोच सही है तो अंततः सही साबित होगा। तो हमें अच्छे लोगों के साथ का संग, समर लोगों का संग स्थापित करना है, खड़ा करना है, बड़ा करना है, और फिर निश्चित रूप से भारतीय संविधान 100% इस देश में लागू करना है। ये साथियों मेरी सभी साथियों से अपील है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि दिनांक 15 दिसंबर 2024, दिन रविवार, स्थान रोली बैंकट हॉल, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश में एक समर संगति, बड़ी बड़ी संघर्ष समर संगति लगने जा रही है दोस्तों। मेरा सभी साथी भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों सभी से अनुरोध है कि आप एक बार समय निकालकर जरूर आएं और समर संघ की संगति को सुने, समझें और विचार करें, सवाल जवाब करें। जब तक समझ में नहीं आए, जब तक ना जुड़ें, और समझ में आ जाए तो बिल्कुल भी देरी ना करें, और खुद भी जुड़ें और साथियों को जोड़ें। जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। इसलिए साथियों, आप, मेरा आह्वान, मेरा अनुरोध कि एक बार आप जरूर आएं और खुलकर प्लेटफॉर्म पर चर्चा करें, पर चर्चा करें, और अपनी बात को बेदागी से बेबाक होकर रखें। आपकी बात यदि संघ से भी अच्छी है तो संघ आपकी बात का अनुसरण करेगा, और यदि संघ की बात अच्छी है तो आपको जल्दी जल्दी मान लेनी चाहिए। और इसके लिए आपको आमंत्रण है, आप अपने अहम और वहम को दाएं बाएं रखते हुए मेरा अनुरोध है कि एक बार आप समर संगति में जरूर आएं, प्रतिभाग करें और उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनमामि संगनमामि संगनमामि। साथियों, मेरे वक्तव्य में यदि कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई असंवैधानिक बात हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। धन्यवाद। थैंक यू।